नमस्कार दोस्तों, एक और लक्ष्मीकांत की वीडियो पार्ट 48। क्या क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूएसए में, यूएसए को रेफरेंस मान के चलेंगे। वैसे तो देखिए दुनिया भर में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स में कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस किसको लेके चलेंगे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, जो कि है यूएसए। तो फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, इनको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करें। बार बार बोलता हूं दोस्तों। उसके साथ साथ आई होप आपने ये किताब खरीद ली होगी और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। क्या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? नहीं, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर आप कह लीजिए टू बी प्रिसाइज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फिर अच्छा, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं। ओके, अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ अगर इस क्लॉज को कंपेयर करोगे तो इंडिया में जो कैबिनेट है, कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो है आपका प्रेसिडेंट। तो भाई जो एग्जीक्यूटिव है, ज्यादातर केसेस में वही लॉ, नियम, कानून इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, उसको पास कराएंगे। हालांकि इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, बट नॉर्मल का केसेस में जो बड़े नियम कानून होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ही इंट्रोड्यूस करता है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसको पास कराएंगे। तो देखिए, नियम कानून बनाना, नियम कानून को इंप्लीमेंट करना, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर कोई नियम कानून बना रहा है तो वो नियम कानून बनेगा कब ऑफिशियली? जब हेड ऑफ द स्टेट उस पर साइन करेगा, यानी इंडिया का प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। तो हमारा जो कैबिनेट है, जब वो किसी नियम कानून को पार्लियामेंट से पास करा पाएगा, तो पार्लियामेंट से पास होने के बाद जब तक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं पड़ेंगे ना उस कानून पे, वो कानून बनेगा नहीं। तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रियल में डिसीजन ले रहे हैं इंडिया में, और उस पर एक फॉर्मल अप्रूवल कौन दे रहा है? हमारा प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ द स्टेट। अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट। उसका रीजन ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को वहां के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इंडिया में हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ओके, पहले मैंने कई बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया है, आगे भी लक्ष्मीकांत में वो डिस्कस होगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और वो हेड ऑफ द स्टेट भी है। ओके, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को लीड करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके अंदर काम कर रहे होंगे। अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। यूएसए में कैबिनेट सिस्टम किस हिसाब से ऑपरेट करता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। कौन कौन सी वहां की इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसको चुना कैसे जाता है? तो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है। हालांकि उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग होते हैं उनके लिए डायरेक्ट ही लोग वोट करते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। हालांकि जो यूएसए की वोटिंग है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज उस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे खड़ा होता है, उसके लिए लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं, मतलब वो मेन प्रेसिडेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 4 साल के लिए चुना जाता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का इंपीचमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वैसे तो यूएसए के प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट बहुत मुश्किल है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी उस इंपीचमेंट को पास करना पड़ेगा, सेनेट से भी उस इंपीचमेंट को पास करना पड़ेगा। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट क्या है, ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन इंपीचमेंट यूएस के प्रेसिडेंट का तभी इनिशिएट हो सकता है जब यूएस के प्रेसिडेंट ने कोई बहुत ही बड़ा गड़बड़ काम कर दिया हो, कुछ बहुत ही मेजर चीज कर दी हो, तभी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए का इंपीचमेंट हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं किसकी? किचन कैबिनेट की। ये किचन कैबिनेट का कंसेप्ट क्या है? देखिए दोस्तों, जो जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, अब हमारे यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी जीत के आएगी, उस रूलिंग पार्टी के हेड को जो हमारा प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम लेगा, प्रेसिडेंट उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दे देगा। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में भी एक छोटी सी कैबिनेट होती है। हमारे यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको लोगों ने डायरेक्ट चुना हुआ होता है पार्लियामेंट में आने के लिए। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में जो यूएस का प्रेसिडेंट है, केवल उसे चुना जाता है और वो प्रेसिडेंट किसी को भी अपनी कैबिनेट में रख सकता है। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो एक कैबिनेट की मदद से रूल करता है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि अपनी कैबिनेट को, जो मेन डिसीजन सीकिंग कैबिनेट, उसको बहुत छोटा रखा जाता है। तो
तो उसको बोला था किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में बहुत कम लोग होते हैं। नॉर्मल कर देखिए, कैबिनेट और किचन कैबिनेट में बहुत तरीके के फर्क बताए गए हैं। किचन कैबिनेट आप कह सकते हो बहुत ही छोटा एक ग्रुप जिसकी एडवाइस पे यूएस प्रेसिडेंट मेजर डिसीजंस लेते हैं। वैसे तो देखिए जो कैबिनेट है आपकी यूएस, ये जो प्रेसिडेंट की, उस यूएस प्रेसिडेंट की कैबिनेट में होते हैं नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। ओके, नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज मतलब ये डिपार्टमेंट को हेड करेंगे ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, और ये ऐसे लोग होंगे जिनको इलेक्ट नहीं किया गया। इलेक्टेड लोग वहां पर सेनेट में है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उनके इलेक्शन का तरीका अलग है। बट डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो किसी एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं उसके सेक्रेटरी हो, और वो नॉन इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से इनको अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से इनको निकाल सकता है। और ये जो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं ये केवल प्रेसिडेंट को आंसरेबल है, ना ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आंसरेबल है, ना ये सेनेट को आंसरेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, अपर हाउस लोअर हाउस, वैसे वहां पे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। सेनेट होती है वहां की अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वहां का लोअर हाउस। ओके, तो इस किचन कैबिनेट में या फिर यूएसए की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में जो भी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करेंगे उनको प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है। ओके, अब एक बार देखते हैं कि यूएस की कैबिनेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप कैबिनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करिए तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई कैबिनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन आता होगा। सबसे ऊपर तो भैया प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई आएगा तो वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। अभी के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? माइक पेंस। ओके, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? माइक पॉम्पियो। अभी ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है यूएसए में काफी न्यूज में है, क्योंकि जो बाइडेन है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, जो बाइडेन ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे कमला हैरिस को चुना। तो आप देख सकते हैं माइक पेंस अभी के वाइस प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो। ये माइक पॉम्पियो अक्सर कर चाइना के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी कौन है? स्टीवन म्यूनिचन। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? मार्क एस्पर। अटॉर्नी जनरल कौन है? विलियम बार। सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर कौन है? डेविड बर्नहार्ड। सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर सोनी पर्ड्यू। सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विल्बर रॉस। ऐसे बहुत से आपके जो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं यूएसए में। ओके, तो ये तो देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट। आगे देखते हैं कैबिनेट लेवल ऑफिशियल्स। तो कैबिनेट लेवल ऑफिशियल्स में आ जाते हैं आपके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अक्सर का न्यूज में रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये कुछ ऐसे पर्सनल्स हैं जिनको अपने हिसाब से जो यूएस प्रेसिडेंट है वो अप्लाई करता है, ये सेलेक्ट करता है। एक और खास बात बता दूं दोस्तों, जब भी इस कैबिनेट के मेंबर्स को चुनता है यूएसए का प्रेसिडेंट, दो पोस्टें ऐसी होती हैं जिनको चुनने के लिए उसको किसी का अप्रूवल नहीं लेना है। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, दूसरा व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ की पोस्ट। एक नेटफ्लिक्स पे शो आता है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो उसमें एक यूएस के प्रेसिडेंट की कहानी दिखाई गई, फिक्शनल स्टोरी लाइन है दोस्तों। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ, उसका क्या काम होता है, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट की लाइफ में। एक प्रेसिडेंट की लाइफ में चीफ ऑफ स्टाफ बहुत मैटर करता है व्हाइट हाउस का। तो जब भी कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन के आता है, मान लीजिए जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन के आते हैं, तो उन्होंने कमला हैरिस को अपॉइंट कर दिया, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, और वो अपने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो बाकी पोस्टें हैं उन पोस्ट पे अगर अपॉइंटमेंट होता है तो सेनेट की एक रिव्यू कमेटी होती है, उस रिव्यू कमेटी से अप्रूवल जरूरी है। तो जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ तो फॉरेन रिलेशंस जो कमिटी है सेनेट में, उससे अप्रूवल होना जरूरी है। फिर इसी तरीके से अगर आप अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर रहे हो तो अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए सेनेट की कमेटी है जुडिशरी कमेटी, उसका अप्रूवल होना जरूरी है। ओके, तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कैबिनेट ऑफिसर्स यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उसके लिए सेनेट में कुछ रिव्यू कमिटीज बनी हुई, जब वो रिव्यू कमिटीज अपना अप्रूवल दे देंगी तभी वो अपॉइंटमेंट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी आपके लिए यूएस कैबिनेट के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट है और जो इनके नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं ये कांग्रेस के मेंबर नहीं है। खास बात दोस्तों ये है कि जो भी प्रेसिडेंट के कैबिनेट में आएगा, उसके किचन कैबिनेट में आएगा, उसके नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की तरह काम करेगा, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा। अब अगर यूएस कांग्रेस की अगर आप बात करो तो वहां की लोकसभा, राज्यसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। अब इनके अंदर इलेक्शन होकर लोग कैसे आते हैं ये भी अपने आप में ट्रिकी टॉपिक है। आपको पता है यूएस में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 लोग आते हैं, तो 100 लोग सेनेट मेंबर्स होते हैं। जो कैलिफोर्निया की सेनेटर है वही है कमला हैरिस, जो कि इस समय पे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है किसकी? जो बाइडेन की। चलिए ये एक अलग बात हो गई। आगे बात करते हैं।
हमारे देश में आपने देखा होगा जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर वो गिर गई तो सरकार गिर जाएगी, और अगर सरकार गिर गई तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि भाई अपोजिशन पार्टी को प्रेसिडेंट एक मौका देगा कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके अपनी मेजोरिटी साबित करिए। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में प्रेसिडेंट चाह के भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन हुआ है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अलग। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस है, इसका प्रेसिडेंट से लेना देना नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा उसके ऊपर एज अ चेक की तरह काम करेगा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है, तो प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन आप देखोगे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया कैन सजेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा। ओके, फिर आगे चलते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स है दोस्तों। वहां पे लेजिस्लेचर की अपनी अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग पावर है, जुडिशरी की अपनी अलग पावर है। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑलमोस्ट यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। लेजिस्लेटिव पावर्स जरूर लिमिटेड होती है प्रेसिडेंट के हाथ में, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट का भी रोल आ जाता है, और जुडिशियल पावर्स बिल्कुल अलग है। यूएस में जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे अगर 3 जगहों की बात की जाए, यूएस, इंडिया और यूके, तो यूएसए में जुडिशरी हद से ज्यादा स्ट्रांग है, यूके में जुडिशरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और दोनों का मिक्स इंडिया में आता है। इंडिया में जुडिशरी को एक प्रॉपर बैलेंस में रखा गया है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के आगे भी ना निकल जाए और उससे कम भी ना रहे। तो यूएस में प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस एंड जुडिशियल ब्रांचेस। ओके, जुडिशरी आपकी यूएसए में बहुत स्ट्रांग है, और खास बात है जुडिशरी जो थोड़ी यूएसए की है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स कैसे है? देखिए, हमें इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम पता है, तो अब इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के और इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से आप यूएस के पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूएस के जुडिशियल सिस्टम को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो हमको कॉम्प्लेक्स लगेगा। उनके यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सॉरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के हिसाब से वो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो उनको ट्रिकी लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कंबाइंड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में फेडरल लेवल पे अपनी अलग कोर्ट है, वो केवल फेडरल सब्जेक्ट्स को देखती है, और प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे अपनी अलग कोर्ट है। तो स्टेट के लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फेडरल लेवल की कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में हाई कोर्ट के लेवल के सब्जेक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, इवन सुप्रीम कोर्ट रिट तक इशू कर सकती है हाई कोर्ट के अगेंस्ट। इतनी ताकतवर है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये बात हो गई। ये तो आपके कुछ फीचर्स हो गए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। मैरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं इनके बारे में बातचीत कर चुका हूं, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्या हार्मोनी है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। आपको पता है लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी पार्टी है, वो मेजॉरिटी पार्टी इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोगों को उठा लेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनाने के लिए, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो इसी लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं। तो बेसिकली दीज एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इनके काम करने में एक तरीके की हार्मोनी होती है, दोनों लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए, तो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े कम होंगे। हालांकि इसका एक काउंटर व्यू भी निकल के आता है, बट अभी के लिए आप कह सकते हो कि दिस इज वन मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसा यूएसए में नहीं होता। यूएसए में प्रेसिडेंट अलग अलग इलेक्ट हो रहा है, उनकी लेजिस्लेचर अलग इलेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस बात है दोनों के बीच में टसल की स्थिति आएगी। फिर आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम कैसे है? देखिए, डेली के बेसिस पे जो मिनिस्टर हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए, चाहे वो कैबिनेट कर लीजिए। देखिए, जब भी मिनिस्टर की बात हो रही है दोस्तों, कभी कभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहा हूं, कभी कभी मैं कैबिनेट बोल रहा हूं। अगर आप सारे मिनिस्टर्स को बुला देते हो जो कि कोर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम, फाइनेंस, इस तरीके के मिनिस्टर्स को आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जितने भी तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं सबको आप मिला दो, तो पूरी बॉडी बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की छोटी सी बॉडी होती है जिसको बोला जाता है कैबिनेट। कैबिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं, जैसे एमएचआरडी का मिनिस्टर बैठ गया, डिफेंस का, फाइनेंस का, होम अफेयर्स का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो ये कुछ मिनिस्टर्स मिलकर बनाते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा सा पार्ट है जो कि ज्यादा ताकतवर है। तो आप देखोगे जो ये मिनिस्टर्स है दोस्तों,
ये मिनिस्टर्स जो भी काम करेंगे उसके लिए ये लोग पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे। अक्सर कर जब पार्लियामेंट के सेशन होंगे इन मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आवर के थ्रू इनसे सवाल पूछा जा सकता है, डिस्कशंस के दौरान इनसे एक्सटेम्पोर सवाल पूछे जा सकते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया जा सकता है, इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ये सब पार्लियामेंट को आंसरेबल हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। फिर आगे प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। देखिए क्या होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक आदमी के पास बहुत ताकत आ जाती है। जैसे आप यूएसए में देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट, उनके पास बहुत ताकत है। अब अगर एक प्रेसिडेंट थोड़ा सा समझदार है तो वो एक सही डिसीजन लेगा, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट थोड़ा सा भी सिनिकल है तो वो बहुत सारे डिसीजन गलत ले जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के केस में हुआ। तो उस केस में आप कह सकते हो कि अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो एक आदमी के हाथ में एक लिमिट से ज्यादा ताकत नहीं रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल की डेट में हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर अगर वो कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो कि ओवरऑल देश के हित में नहीं है, तो जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो उनको चेक कर सकता है। कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर की डिक्टेटोरियल पावर्स को रोकता है। अगर एक आदमी के हाथ में एक लिमिट से ज्यादा ताकत आ जाएगी तो वो कुछ भी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज की, उस समय पे उन्होंने बिना अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स से डिस्कस किए हुए इमरजेंसी इंपोज कर दी। जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे उनको खुद रेडियो सुन के पता चला कि देश में इमरजेंसी लग गई। मतलब इंदिरा गांधी जी ने अपने ही मिनिस्टर से बातचीत नहीं करी इमरजेंसी इंपोज करने से पहले। तो फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में प्रॉपर सेफ गार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ये बोला गया कि देखिए जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट की एसेंट के साथ ही डिसीजन लेंगे। तो हमारे यहाँ अभी के लिए जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को रोकता है। अच्छा, एक कैबिनेट के अंदर में प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चीजें ना करने लगे, इस डिक्टेटोरियल टेंडेंसी को भी रोकेगा। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एक कैबिनेट एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, उस चीज को भी रोकने के लिए जो ओवरऑल पार्लियामेंट है वो उसकी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को रोक लेता है। मान लीजिए कल की डेट में जो हमारा कैबिनेट है वो कुछ ऐसा करने लगे, पूरा का पूरा संविधान बदलने लगे, इलेक्शन प्रोसेस को बंद करने लगे, तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उनको हटा सकता है। तो डेस्पोटिक टेंडेंसीज को हटाया जा सकता है। ओके, ये बात बोली गई है। आगे रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर जो रूलिंग सरकार है वो गिर जाती है, मतलब उसके पास मेजॉरिटी नहीं रहती है पार्लियामेंट में, तो उस केस में क्या आप तुरंत फ्रेश इलेक्शंस करा दोगे? नहीं। प्रेसिडेंट के पास एक चॉइस रहती है कि अगर रेनिंग गवर्नमेंट गिर गई है, उसके पास सपोर्ट नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का, तो जो अपोजिशन में पर्सन बैठा है उसको बुलाया जाएगा और उससे बोला जाएगा आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अब नरेंद्र मोदी जी का ये जो ग्रुप है और अमित शाह जी का जो पकड़ है, मान लीजिए अपने एमपीस के ऊपर से हट जाती है और कल की डेट में बीजेपी की सरकार गिर जाती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं मैं, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपोजिशन के लीडर को, मान लीजिए राहुल गांधी जी को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करिए। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक अल्टरनेटिव लीडर हमेशा तैयार होता है, एक अपोजिशन का लीडर हमेशा तैयार होता है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट गिर जाए तो एक ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है। इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा है डॉक्टर जेनिंग्स ने। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर किसने कहा है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। उसके बाद फाइनल जो बड़ा मेरिट बताया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है वाइड रिप्रेजेंटेशन। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग दोस्तों दुनिया भर में इंडिया भर में जो अलग अलग जगहों पे लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जो भी पार्लियामेंट में बैठा है वो कहीं ना कहीं से चुन के आया है। लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा वाले इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो अब आप देखो दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बड़ा है। तो इस इतने बड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडिया के अलग अलग क्लासेस को, अलग अलग डाइवर्सिटीज को, अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और दिया भी जाता है। तो इसके थ्रू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग क्लास है, वो इस बात को इंश्योर कर सकती है कि जो हमारे देश का तबका है वो इक्वली रिप्रेजेंटेटेड है हमारी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप में। ओके, आगे चलते हैं, डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। अब वो कुछ पॉइंट्स जो एक केस में मेरिट्स थे वो कुछ केसेस में डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। कभी कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अगर कोalition गवर्नमेंट बनी है, कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि 543 में से मान लीजिए 200 कांग्रेस के पास है, ठीक है, उसके बाद 200 बीजेपी के पास है और बाकी दूसरों के पास है। तो 200 कांग्रेस के पास आ गए, 200 बीजेपी के पास आ गए, बची कितनी 143 सीट्स। अब 543 में अगर मेजॉरिटी बनानी है तो कितनी चाहिए, 272 चाहिए। ओके, अब
इसके पास भी 200 है, इसके पास भी 200 है, इसको अगर 72 मिल जाए या इसको अगर 72 मिल जाए तो मेजोरिटी बन जाएगी। अब इस 143 को वो करने में लग जाएंगे लोग, भाई तुम हमारी साइड आ जाओ, तुम हमारी साइड आ जाओ, तुम हमारी साइड आ जाओ। मान लो कोalition गवर्नमेंट बना भी लेती, मान लो कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट बना के 280 एमपी का सपोर्ट ले लिया, अब कांग्रेस के पास अपने तो 200 ही है, तो बाकी जो लोग इस कांग्रेस से कोalition में है वो कांग्रेस की सेंट्रलाइज लीडरशिप को बार बार धमकी देंगे कि हमारे रीजन में ये करिए, हमारे यहाँ ये करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को इफेक्ट किया श्रीलंका के तमिल्स के तरफ स्टांस लेने के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, तो श्रीलंका के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में वोट डाला जाए श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे तमिल्स को परेशान किया जा रहा है। इस इश्यू को लेकर तमिलनाडु की सरकार ने सेंट्रलाइज लीडरशिप को बहुत परेशान किया और बोला कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आएंगे तो हम अपने एमपीज का सपोर्ट खींच लेंगे। तो कोalition गवर्नमेंट कभी कभी सेंट्रलाइज लीडरशिप को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देती है, ये एक रियलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अभी के लिए वो डीमेरिट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है बीजेपी की वो बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक का जो टर्म था कांग्रेस का, और 2009 से लेकर 14 और उससे पहले भी हमने बहुत बार कोalition गवर्नमेंट्स देखी। जब मोरारजी देसाई सरकार थी, चरण सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, इन सब लोगों की जब सरकार थी तो कोalition गवर्नमेंट से आप देखिए मिनट मिनट पे हमारे प्रधानमंत्री बदल रहे थे, मतलब कुछ कुछ महीनों पे प्रधानमंत्री बदल रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री ना हो गया मजाक हो गया। तो ऐसा भी हुआ है हमारे देश में। फिर आगे बात करते हैं नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। ये मैं कहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट है। आज की डेट में दोस्तों जो चाइना हमसे आगे निकल गया है उसमें ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। चाइना में एक गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहेगी वही चाइना में होगा और कुछ होगा ही नहीं। तो चाइना आगे आने वाले 5 सालों की, 10 सालों की, 15 सालों की, 40 सालों की प्लानिंग कर सकता है। डेन जाओपिंग जब राज में आए उन्होंने आगे के आने वाले 20 से 30 सालों की प्लानिंग की और चाइना को बना दिया, चाइना को गजब प्रोग्रेस के रास्ते पे लेके आए। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक सरकार चुनी गई, अब उस सरकार को पता है कि वो 5 साल के लिए चुनी गई है, तब उस सरकार को जो भी करना है 5 सालों में करना है। और जैसे ही 4 साल बीत जाएंगे उस सरकार का पूरा ध्यान इस बात पे होगा कि 1 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाला है उस पर हमको जीतना है। तो कभी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो 5 साल बाद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और अगर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है तो भाई जो पॉलिसी पुरानी सरकार लेके आई थी हो सकता है आगे आने वाली सरकार उन पॉलिसीज को चेंज कर दे। जैसे कि 1977 में कांग्रेस हारी, जनता गवर्नमेंट की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, जनता गवर्नमेंट की सरकार ने कांग्रेस के बनाए हुए बहुत सारे नियम कानून को उल्टा कर दिया। बाद में आप देखेंगे 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जनता गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया होगा वो उसको पलट देंगे। तो ये सब चीजें चलती रहती है। यहीं पे एक और डीमेरिट निकल के आता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। ये क्या बोलता है, देखिए जो रूलिंग पार्टी होती है अगर उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और कांग्रेस ने हमें आजादी दिलाई थी, तो उसके अगले 15 से 20 सालों तक देखोगे कि सेंट्रलाइज लेवल पे पार्लियामेंट में स्टेट्स में केवल एक ही पार्टी डोमिनेंट थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहती थी, 1-2 इक्का दुक्का एमपी कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी पार्टियों से आ जाया करते थे। ओके, तो जब इस तरीके की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर आ जाती है पार्लियामेंट में तो जो कैबिनेट है ना वो कैबिनेट जरूर से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और कभी कभी ये कैबिनेट ऑटोक्रेटिक बन जाता है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को अपना लेता है ये। ओके, ऐसा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे देखने को मिला, राजीव गांधी जी के टाइम पे देखने को मिला। आगे चलते हैं, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जब भी कंपेयर किया जाता है ये बोला जाता है कि देखिए भाई एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी पावर्स में कुछ ओवरलैप है। इसीलिए यह बोला जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम फॉलो नहीं कर पा रहे। ओके, और फाइनली गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसको भी मैं समझाता हूं। यूएसए में जो उनके राष्ट्रपति जैसे डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी कैबिनेट मंत्री चुन सकते हैं। वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो किसी को रख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये आजादी है कि वो जिस डिपार्टमेंट का हेड जिसे बना रहे हैं, इस बात के पूरे चांसेस होंगे कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट रहा होगा। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में मंत्री वही लोग बनेंगे जो इलेक्ट होके आए हैं, और जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो लीडर होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। और जब
जो ये लीडर्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो जब किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को हेड करते हैं या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं इसको पॉलिटिकल सेंस में मत लीजिएगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा गया कि मैम प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए क्या कर रही हैं, तो उन्होंने पता पलट के क्या जवाब दिया, मैं प्याज खाती नहीं हूँ। क्या आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से इस तरीके के जवाब की उम्मीद रखते हैं? हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। पॉइंट ये है कि एक पर्सन अगर किसी मिनिस्ट्री के हेड पे बैठा है तो उसको उस मिनिस्ट्री के काम के बारे में कितना पता है ये इस बात को डिसाइड करेगा कि उस मिनिस्ट्री में कैसे काम होता है। बट हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठते हैं, केवल इस गवर्नमेंट की बात नहीं, हमेशा से जब से सरकार बन रही है तब से ये जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये मिनिस्टर्स अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते। ओके, तो जब वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उनके रूल में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ज्यादातर टाइम जो उनका होता है पार्लियामेंट्री वर्क में चलाता है, कैबिनेट मीटिंग्स में चलाता है, पार्टी की एक्टिविटीज चलाता है। तो वो लोग नॉर्मली उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइलों को साइन करते हैं जो नीचे के ब्यूरोक्रेट्स उनको बना के बेचते हैं। तो ये कुछ नुकसान थे दोस्तों आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों। पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इंडियन और ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के डिफरेंसेस को भी देखेंगे, फेडरल सिस्टम इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स क्या हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा संविधान समझा रहा हूं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद आ रही है तो बिना लाइक किए बिना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट